हेलो दोस्तों, आप सभी का फिल्मी संगम चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए कंगना रनौत, श्रेयस तलपरे, अनुपम खेर के अभिनय से सजी फिल्म इमरजेंसी का रिव्यू लेकर आए हैं, जो कि आज ही 17 जनवरी को सिनेमाघरों में पहुंची है। यह फिल्म ओमी कपूर की किताब इमरजेंसी ए पर्सनल हिस्ट्री के अलावा जयंत वसंत सिन्हा की किताब पर आधारित है। इस फिल्म में खुद कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। 26 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाया था। लोगों ने इसे भारत के गौरवशाली इतिहास का काला पन्ना बताया। वर्तमान सरकार भी गाहे बगाहे इसी नैरेटिव को आम जनता के बीच पेश करती रहती है। ऐसे में जब देश को 2014 में आज़ादी मिलने की बात करने वाली और अब भाजपा सांसद बन चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत ने बतौर लेखक व निर्देशक व अभिनेत्री लगभग 3 वर्ष पहले फिल्म इमरजेंसी बनाने की घोषणा की थी, तभी से यह माना जा रहा था कि कंगना रनौत इमरजेंसी के दौरान हुए गलत निर्णयों व ज्यादतियों को ही इस फिल्म में पेश करने वाली है। वह अपनी फिल्म इमरजेंसी में हर हाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विलेन ही साबित करने वाली है। लेकिन जब यह फिल्म लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज होने वाली थी, तब फिल्म सेंसर बोर्ड ने जिस तरह से इसे रोका तो लोगों को घोर आश्चर्य हुआ। फिर कुछ राज्यों के चुनाव के दौरान भी इस फिल्म को रिलीज पर अड़ंगा लगाया गया। खबरें आई कि सेंसर बोर्ड ने 21 डिशों पर कैंची चलाने के लिए कहा है। तब भी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भाजपा के शासन में उन्हीं के दल की नेता व सांसद कंगना रनौत के साथ सेंसर बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। अगर भाजपा शासन में फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं होगी तो कब होगी। उधर कांग्रेस व अकालियों की अपनी नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। फिल्म के रिलीज में जितनी देरी हो रही थी, उतने विवाद व सवाल उठ रहे थे। पर जब हमने फिल्म इमरजेंसी देखी तो एहसास हुआ कि भाजपा सरकार क्यों इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही थी। यह फिल्म इमरजेंसी पर नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बायोपिक फिल्म है, जिसमें इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए उन्हें विलेन नहीं बनाया गया है। और अगर लोकसभा अथवा जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनाव से पहले फिल्म इमरजेंसी सिनेमा घर में पहुंच जाती तो शायद इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाता। यह फिल्म इंदिरा गांधी के बचपन से शुरू होकर उनकी अपने ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या किए जाने तक की कहानी है, जिसमें उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, बुआ विजयलक्ष्मी पंडित, पति फिरोज गांधी के साथ के रिश्तों के उतार चढ़ाव के साथ ही निजी व राजनीतिक जीवन के कई प्रमुख घटनाक्रमों का समावेश है। कंगना रनौत ने इस फिल्म में बचपन से इंदिरा गांधी के स्वभाव के साथ ही इस बात को भी रेखांकित किया है कि उनके शासनकाल में जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थी। कुल मिलाकर कंगना की इस फिल्म में इंदिरा गांधी विलेन नहीं है। फिल्म की कहानी खुद कंगना रनौत ने लिखी है, मगर स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने में उनके साथ रितेश शाह व तन्वी केसरी पशुमर्थी का भी योगदान है। फिल्म के प्लस माइनस की बात करें उससे पहले थोड़ी सी बात फिल्म की कहानी पर होनी ही चाहिए। तो फिल्म शुरू होती है आनंद भवन इलाहाबाद से, जब इंदिरा गांधी उर्फ इंदू महज 7-8 वर्ष की थी। घर में कई महिलाएं इकट्ठा हैं और उस वक्त इंदू की बुआ व जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित नौकर के माध्यम से इंदू की माँ, जो जिन्हें टीबी की बीमारी है, को अंदर जाने के लिए कहती हैं। यह बात इंदू को अच्छी नहीं लगती है। वह अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से कहती हैं कि बुआ को घर से बाहर कर दें। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह काम तो दादाजी कर सकते हैं, क्योंकि घर तो दादाजी का है। तब इंदू अपने दादा मोतीलाल नेहरू के पास जाती हैं और वह उनसे कहती हैं कि भाई बुआ जी को घर से बाहर निकाला जाए। तब पहली बार इंदिरा गांधी उर्फ इंदू को अपने दादा मोतीलाल नेहरू से सत्ता और शासक होने का पहला सबक मिलता है। फिर कहानी सीधे आसाम पहुंचती है, जिसे युद्ध के चलते चीन को सौंपकर जवाहरलाल नेहरू चीन को खुश करना चाहते हैं, मगर इंदिरा गांधी आसाम पहुंचकर पूरे विश्व का ध्यान खींचकर चीन को वापस जाने पर मजबूर कर देती हैं। इसके बाद कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध, 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्र राज्य बनना, शिमला समझौता, इंदिरा का शासनकाल 1975 से 1977 तक का इमरजेंसी नसबंदी का दौर, ऑपरेशन ब्लू स्टार और अंत में अपनी आखिरी रैली के लिए जाती इंदिरा गांधी की मिशन सत्ता तक जाती है। 1971 के भारत पाक युद्ध तक अनुभवी जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी,
जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा भी इंदिरा गांधी का सम्मान किया जाता था। हालांकि 4 साल बाद उन्होंने इनमें से अधिकांश को सलाखों के पीछे डाल दिया था, मगर इमरजेंसी हटने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनने व उसके गिरने के बाद जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी तो संजय गांधी का अपनी मां से भी मिलना मुश्किल हो गया था। इस पूरी यात्रा में फिल्म इंदिरा गांधी का विपक्ष की जनता पार्टी के दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण जिसे अनुपम खेर ने निभाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जिसे श्रेयस तलपरे ने निभाया है, जगजीवन राम जिसे सतीश कौशिक ने निभाया है और उनके करीबी पुपुल जयकर जिसे मोहम्मद चौधरी ने निभाया तथा उनके बेटे संजय गांधी जिसे विशाख नायर ने निभाया है, पार्टी फिरोज गांधी जिसे अधीर भट्ट ने निभाया है के साथ उनके रिश्तों की पड़ताल भी करती है। कहानी इंदिरा के अंदरूनी मानव से होने वाले द्वंद्वों को भी दर्शाती है। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1975 में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान के संपूर्ण परिवार का तख्ता पलट कर दिया गया था। इमरजेंसी के काले अध्याय और नजबंदी के फैसलों को लागू करने में इंदिरा गांधी का हाथ था या फिर उनके बेटे संजय गांधी का था, ऐसे कई विवादास्पद फैसलों पर, विवादास्पद घटनाक्रमों पर यह फिल्म बात करती है। अब बात फिल्म के +1 - की, जिससे आप यह अंदाजा लगाएं कि आपको यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो लगभग 65 साल की कहानी को 2 घंटे 26 मिनट में समेटने के चक्कर में फिल्म की पटकथा काफ़ी कमज़ोर होने के साथ ही इंटरवल से पहले एक घटिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एहसास कराती है। इंटरवल के बाद फिल्म के कुछ दृश्य अच्छे बन पड़े हैं और लगता है कि फिल्म अब अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगी। फिल्म में इंदिरा गांधी का उत्थान, उसके बाद उनका आत्मविनाशकारी चरण, फिर मुक्ति। कंगना ने इस फिल्म में इंदिरा गांधी के मानवीय पहलुओं पर ज़्यादा जोर दिया है। इंदिरा के डोमिनेटिंग लीडरशिप और बेबाक छवि के विपरीत यह दिवंगत प्रधानमंत्री के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जटिलताओं पर ज़्यादा जोर देती है। यह यूँ कहा उन पर ज़्यादा बात करती है। लेकिन 7-8 वर्ष की इंदिरा उर्फ इंदू के मन में अपनी बुआ विजयलक्ष्मी पंडित को लेकर जो भाव पैदा हुए थे, उसका इंदू के स्वभाव पर यानी कि इंदिरा गांधी के स्वभाव पर और उनके राजनीतिक जीवन पर किस तरह से पड़ा, उस पर यह फिल्म कोई ठीक से बात नहीं कर पाती है। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रति व्यवहार, आसाम का निदान निकाल कर जवाहरलाल को संविधान बचाने के बावजूद जवाहरलाल अपनी बेटी इंदिरा के से खुश न होने कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को अलग ढंग से गढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे भी लेखक व निर्देशक सही परिप्रेक्ष्य में चित्रित नहीं कर पाए हैं। राजनीति में आने के बाद सत्ता यूं कहे कि प्रधानमंत्री बनने के लालच में अपने ही दल के अंदर व विपक्ष के नेताओं का विरोध सहन करना, पुत्र मोह के अलावा छोटे छोटे उद्दंत गुस्सैल बेटे संजय गांधी द्वारा मां के प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाते हुए हर निर्णय स्वयं लेते हुए उन्हें अपनी अमली जामला पहनाने से लेकर जिस तरह एक वक्त में इंदिरा के अंदर उसके प्रति विभक्ति आती है, इसका भी अच्छे से चित्रण है। इस फिल्म में खूबसूरती से चित्रित किया गया है। इस बात को फिल्म देखकर एहसास होता है कि कंगना ने मेहनत व ईमानदारी से इस फिल्म को बनाई है, लेकिन हर काम को खुद ही कर लेने की जिद के चलते बहुत कुछ गड़बड़ कर गई। कई तथ्य अनदेखे रह गए तो कई तथ्य सही ढंग से पेश नहीं किए गए और सबसे बड़ी गलती रही है किरदारों के अनुरूप कलाकारों का चयन न करना। शायद यह उनकी बड़ी गलती है और यूँ कहें कि इस फिल्म का निर्देशन उन्हें नहीं करना चाहिए था तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, जो कि उन्हें बाद में एहसास हुआ और उन्होंने भी कुछ दिन पहले ही इस बात को स्वीकार किया है कि मुझे इस फिल्म का निर्देशन नहीं करना चाहिए था। कई जगह कलाकार अपने किरदारों के लोकप्रिय मैनरिज्म को पकड़ने के चलते नौटंकी करते या मिमिक्री करते हुए नजर आते हैं। नाम के अनुसार इमरजेंसी इंदिरा द्वारा की गई ज्यादतियों की बजाय इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को ही उभारती है। इंदिरा गांधी देश को लेकर एक अच्छी सोच रखने वाली साहसी दबंग राजनेता ही नहीं दबंग महिला भी थी, जो कि सिनेमा के पर्दे पर उभर कर नहीं आता है जिसे आना चाहिए था। यह लेखक व निर्देशक दोनों की बहुत बड़ी कमजोरी है। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि आप फिल्म पूर्ण प्रधानमंत्री के सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन पर भी एक संतुलित दृष्टिकोण तो जरूर पेश करती है। फिल्म का एक संवाद जब प्रशंसा दुख देने लगती है तो यह इस बात का प्रतिबिंब है कि चीज़ें सही नहीं हैं। अपने आप बहुत कुछ कहा जाता है। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री को बुद्धिमानी से उन चुनौतियों का पर आपका ध्यान आकर्षित करती है जिनका गांधी को उनकी पार्टी और बड़े राजनीतिक स्पेक्ट्रम दोनों के विरुद्ध सामना करना पड़ा था। तभी तो शुरुआत में जिसे उस
कांग्रेस पार्टी के नेता नौसिखिया या गुड़िया समझ रहे थे, वह ही गांधी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल होती हैं, और जिसका मूल्यांकन किया जाना शायद अभी बाकी है। और तो और छोड़िए, गांधी ने अपनी पहली बैठकों में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति वालेरी गिरकार पर गहरी छाप छोड़ी थी। यह भी कम नेताओं में नजर आती है। इंदिरा समेत अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम दिग्गज नेताओं पर देशभक्ति से ओतप्रोत गाना फिल्माया जाना अटपटा सा लगता है। 1971 की जंग के दृश्य काफी दमदार तरीके से फिल्माए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से इंदिरा गांधी का टकराव और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज करते समय परोसे गए केक के टुकड़े को पैक कराकर भारत ले जाने की बात करने वाले देश बहुत अच्छे बन पड़े हैं। इससे देखने वाले बीजेपी नेता भी फिल्म के उसी हिस्से की बात कर रहे हैं जहां इमरजेंसी के दौरान हुई अत्याचारों की बात है, लेकिन यह हिस्सा फिल्म में चंद मिनटों का है। मानी कंगना रनौत ने इमरजेंसी के काल को बहुत कम तवज्जो दी है, और कम से कम कंगना रनौत ने यह बात भी साफ कर दी है अपनी इस फिल्म के माध्यम से कि कलाकार या सिनेमा कर्मी के रूप में उनकी सोच निष्पक्ष है। निर्देशक के तौर पर कंगना रनौत का खैर काफ़ी कमज़ोर साबित हुई हैं, और अब कहीं ना कहीं यह बात उनके बयानों से भी उभर कर आने लगी है। फिल्म में इंदिरा गांधी के जीवन के व्यक्तिगत अध्याय हैं जो दर्शकों को अपनी तरफ खींचते हैं, चाहे वह उसके पिता हों, पति हों, बड़ा बेटा राजीव गांधी हों या छोटा बेटा संजय गांधी हों, सबसे अच्छी दोस्त पुपुल जयकर हों। उनके उसके रिश्तों की जटिलताओं में, गतिशीलता में बदलाव से उसके भावनात्मक कमजोर पक्ष का भी पता चलता है। इंदिरा और फिरोज के बीच जो समीकरण थे उस पर कंगना रनौत ने बहुत संक्षेप में बात की है। सबसे ज़्यादा विवादास्पद उनके छोटे बेटे संजय गांधी ही रहे हैं, जिसे आपातकाल का मुख्य वास्तुकार कहा जा सकता है। इस फिल्म के अनुसार विशेष रूप से विवादास्पद जबरन नसबंदी का मामला के लिए तो पूरी तरह से संजय गांधी ही जिम्मेदार है। तभी तो फिल्म में एक दृश्य है जहां लोग संजय गांधी की मृत्यु पर खुशियां मनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन राजीव गांधी व सोनिया गांधी को इस पूरी फिल्म में नजरअंदाज किया गया है। ऐसा जानबूझ के किया गया है, क्यों किया गया है यह तो कंगना रनौत ही जाने। अधिकांश राजनीतिक टिप्पणीकार मानते हैं कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी, लेकिन आपातकाल सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। पर कंगना रनौत या फिल्म इंदिरा गांधी को विलेन की तरह पेश नहीं करती, बल्कि वह उन हालातों व उन संजय गांधी को ही कटघरे में खड़ा करती हैं। फिल्म में एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को वापस लाएंगे, या उस देश में लगा हुआ नारा है जिससे आज की 80 करोड़ जनता को मुफ्त का गेहूं दिया बांटा जा रहा है। तो कुछ महिलाओं को रेवड़ी के रूप में नगद राशि हर महीने दी जा रही है। इंदिरा गांधी के बारे में जो कांग्रेसी विस्तार से जानते ना हो उन्हें तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, और देश के हर जागरूक नागरिक को यह फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी नाम की एक महिला इस देश में जन्मी, उसने कैसे दुनिया की दिग्गज ताकतों को अपनी नाक के नीचे किया और दुनिया के नक्शे पर भारत का एक नया खाका खींच दिया था। जहाँ तक संगीत पक्ष की बात है तो सिंहासन खाली करो और ऐ मेरी जान गाने ठीक ठाक बन पड़े हैं। तेत्सुओ नागाता की सिनेमेटोग्राफी में उस काल के दृश्यों को सावधानी से डिजाइन किया गया है। अगर कलाकारों की एक्टिंग की बात की जाए तो इंदिरा गांधी के किरदार में खुद कंगना रनौत फिट नहीं बैठती हैं। कई जगह वह मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह लगती हैं, उन पर प्रोस्थेटिक मेकअप भी खराब लगता है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, लेकिन कंगना के अभिनय से यह बात किसी भी दृश्य में उभर कर नहीं आती है। वह तमाम जगहों पर बहुत कमज़ोर नजर आती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कमज़ोर लेडी कहीं कभी नहीं थी, न बचपन में, न युवावस्था में, न अपने जीवन के अंतिम समय में। फिर भी अपने ही सुरक्षाकर्मी बेन सिंह और सतवंत सिंह की गोलियों का शिकार होने वाले दृश्य में उनका अभिनय काफ़ी स्वाभाविक बन पड़ा है। और संजय गांधी के हमलावर होने वाले सीन में तो कंगना ने कमाल का अभिनय किया है। इंदिरा गांधी के करीबी दोस्त व सलाहकार पुपुल जयकर के किरदार में महिमा चौधरी का अभिनय सराहनीय है। श्रेयस तलपरे, सतीश कौशिक, अनुपम खेर सहित बाकी दूसरे कलाकार अभिनय की स्तर पर तो ठीक ठाक है, मगर जिन किरदारों को उन्होंने निभाया है उन किरदारों में वह कहीं भी ठीक
ठाक नहीं कर पाते हैं, उन किरदारों के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं, उन किरदारों के मैनरिज्म को भी वो ठीक से अपना नहीं पाए हैं, क्योंकि यह सभी कलाकार उन किरदारों के लिए उपयुक्त ही नहीं थे।